नैन्सी उस प्रमोशन को देखकर वैसे तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उस पर दिल्ली का एड्रेस था। नैन्सी की फैमिली दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। वो बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 साल पहले गांव से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। उसके पिताजी सड़क के किनारे फ्रूट्स का ठेला लगाते थे। उसका छोटा भाई 12th क्लास में था। उसके पेरेंट्स ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए थे। इस वजह से वो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। RSR ने आदित्य को कॉल करके बताया था। आदित्य ने कहा, रुद्र मैं मुंबई में ही हूँ। RSR ने कहा, वो प्रमोशन लेटर तुम अपने हाथों से उस लड़की को दोगे। आदित्य ने कहा, इसकी कोई खास वजह है? हाँ वजह तो है, वो तुम्हें बाद में समझ आएगी। नैन्सी ने उसने हकलाते हुए कहा, सर मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप शायद मुझे कुछ ज्यादा ही काबिल समझ रहे हो। आदित्य ने कहा, आपकी काबिलियत का तो मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि मैं चाहकर भी तुम्हें इस पोस्ट पर जॉब ऑफर नहीं कर सकता। वैसे वो इस जॉब ऑफर के बारे में नैन्सी से मजाक कर रहा था, क्योंकि आदित्य RSR का सबसे अच्छा दोस्त और भाई से बढ़कर था। नैन्सी आदित्य को ऐसे देख रही थी कि जैसे वो कह रही हो कि तुम कहना क्या चाहते हो। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चलते चलते बात कर रहे थे। आदित्य ने अभी भी नैन्सी का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद वो रूम नंबर 1 में पहुंच गए थे। आदित्य ने नैन्सी से कहा, मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा प्रमोशन मैंने नहीं कराया। नैन्सी ने कहा, सर आपने नहीं तो फिर कौन मुझे प्रमोट कर सकता है? आदित्य ने कहा, तुम्हें मेरे बॉस ने प्रमोट किया है। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर पहले तो मेरा हाथ छोड़िए, और सर आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। आदित्य का मन तो नहीं था नैन्सी का हाथ छोड़ने का, पर उसने अपना मन मारकर नैन्सी का हाथ छोड़ दिया। आज उसके फेस पर अलग ही स्माइल थी, पर वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी वो मुस्कुरा ही रहा था कि एकदम से उसके चेहरे पर से हंसी गायब हो गई और वो एकदम से खड़ा हो गया। जब नैन्सी ने भी कदमों की आवाज सुनकर सामने देखा तो उसके सामने वो ही सुबह वाले लोग खड़े थे। नैन्सी को वो कंग्रेचुलेशन वाली बात याद आ गई। आदित्य रुद्र की लाल आंखों को देखकर समझ गया था कि वो बहुत गुस्से में है। रुद्र जब भी RSR के गेटअप में रहता था तो सभी उसे बॉस ही कहते थे। आदित्य ने कहा, बॉस आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। अक्षिता ने आदित्य को गले लगाते हुए उसके कान में कहा, भाई कुछ मत बोलना, इसी में आज आपकी भलाई है। नैन्सी को पता नहीं क्यों अक्षिता को आदित्य के गले लगते देख अच्छा नहीं लगा। पता नहीं ऐसी फीलिंग उसे क्यों आई, उसे खुद समझ नहीं आया। तभी अक्षिता ने आदित्य की बाहों से हटते हुए कहा, भाई आप कब आए? आदित्य ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। अक्षिता के मुंह से आदित्य के लिए भाई सुनकर उसे दिल ही दिल में एक अलग सी खुशी हुई। नैन्सी ने उस ब्लैक मास्क पहने आदमी से कहा, सर मैं ये प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इससे ज्यादा नैन्सी और कुछ कह पाती। अक्षिता उसे लेकर उसे अपने रूम में ले गई। RSR ने कहा, हम शाम को यहां से निकल रहे हैं। वो अपने रूम में सोने चला गया। विक्रम ने आदित्य को सारी बात बता दी। ये सुनकर आदित्य भी गुस्से में आग बबूला हो गया। आदित्य ने कहा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? विक्रम ने कहा कि हमें डार्क बटरफ्लाई की तरफ से मेल आया था। आदित्य चौंकते हुए बोला, क्या तुम उस डार्क बटरफ्लाई की बात कर रहे हो जिसने रशिया की बहुत बड़ी कंपनी को रातों रात बैंकरप्ट कर दिया था? विक्रम ने कहा, हाँ वो ही डार्क बटरफ्लाई। इसके बाद विक्रम ने आदित्य को रोहन से मिलाया और फिर विक्रम और रोहन भी सोने के लिए वहां से अपने कमरे में चले गए। उसके बाद आदित्य भी वहीं सोफे पर ही लेट गया, क्योंकि बीती हुई घटना के बारे में पता चलने पर उसका भी माइंड अपसेट हो गया था। अक्षिता ने रूम में जाकर नैन्सी को अपने बारे में बताया और कहा, आप अभी भाई से कोई बात नहीं कर सकती, अभी वो बहुत गुस्से में है। उसके बाद नैन्सी ने कहा, क्या वो सच में आदित्य सर के बॉस है? अक्षिता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि बाहर वो सबके बॉस ही रहते हैं और घर पर वो आदित्य, विक्रम, रोहन और भी लोग हैं जिनके वो भाई और दोस्त दोनों हैं। क्या आप उन्हें पहचान नहीं पाई? नैन्सी ने कहा, पता नहीं, मैंने उन्हें कहीं तो देखा है पर ये याद नहीं आ रहा। कहाँ देखा है? अक्षिता ने कहा, वो RSR है। इतना सुनते ही तो नैन्सी को बहुत बड़ा शौक लगा। RSR का नाम वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में आता था। वो पूरी दुनिया का किंग था। नैन्सी, आज तो तुझे अक्षिता ने बचा लिया, नहीं तो तेरी क्या औकात जो तू मिस्टर RSR से बात करे। और हाँ, भाई ने तुम्हारा प्रमोशन तुम्हारी काबिलियत देख कर दिया है।
वो एक ही नजर में लोगों को पहचान लेते हैं, यही उनकी सबसे खास बात है। अब तुम भी सो जाओ और शाम को तुम भी हमारे साथ दिल्ली चल रही हो। और इस ऑफर के लिए RSR से बात करना वेस्ट है, उनसे बात करने से अच्छा है कि तुम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद नैन्सी को अक्षिता ने अपने ही रूम में सोने के लिए रोक लिया था। नैन्सी आज पहली बार इतने लग्जरी रूम में सो रही थी। उस बेडरूम का गद्दा उसे बहुत ही आरामदायक लग रहा था। नैन्सी को 5 मिनट में ही उस गद्दे पर नींद आ गई। दोपहर के 2 बजे दृष्टि की आंख खुली। वो उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो शॉवर लेकर रेडी हो गई थी। उसकी खूबसूरती पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। उसने अपना मोबाइल चार्जिंग केबल से हटाया तो उसमें शशांक के असिस्टेंट मोहन की 5 मिस्ड कॉल थी। दृष्टि ने असिस्टेंट मोहन को कॉल किया पर कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। उसके बाद दृष्टि हॉल में रेखा जी के पास चली गई। हॉल में बच्चों के लिए एक किंग साइज डबल बेड लगाया हुआ था, जिसके चारों तरफ सॉफ्ट नेट लगाया हुआ था, जिससे कि बच्चे बेड से गिरे नहीं। शौर्य, देवांश और देवांशी तीनों बेड पर आराम से सोए हुए थे। वो बच्चे सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। दृष्टि ने जाकर रेखा जी और सावित्री काकी के पैर छुए और उनके साथ बैठकर मटर छीलने लगी। दृष्टि को पता था कि मम्मी को खाली बैठना पसंद नहीं था, नहीं तो घर में वैसे सर्वेंट्स की कमी नहीं थी। दृष्टि ने कहा, मोम, ये बच्चे आपको परेशान तो नहीं करते हैं? अगर आप कहे तो मैं और कुछ टाइम के लिए घर में रुक जाती हूँ। रेखा जी ने कहा, बेटा, पहले तो मैं भी पूरा समय घड़ी को देख कर गुजारती थी, पर अब बच्चों की रेख में अब टाइम का पता ही नहीं चलता। और ये देवांशी तो इतनी शैतान है कि पूछो ही मत। रेखा जी ने दृष्टि से कहा, बेटा, तुम्हारे दादाजी को ये देवांशी इस उम्र में भी घोड़ा बनवाती है, और अगर कोई इसका कहा नहीं माने तो आंखें ऐसे दिखाती है कि पूछो ही मत। अब तो इन बच्चों की यादों ने, इनकी छोटी छोटी शरारतों ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। ये सब कहते हुए रेखा जी भावुक हो गई। उनकी आंखें नम हो गई थीं। तभी दृष्टि का फोन रिंग होने लगा। क्या आदित्य नैन्सी को पसंद करने लगा है? क्या रुद्र आने वाले ऐसे खतरों से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाएगा? क्या अक्षिता इस घटना के सदमे से बाहर निकल पाएगी? आखिर दृष्टि के फोन पर किसका कॉल आया था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर। तभी दृष्टि का फोन रिंग हुआ। दृष्टि ने कॉल रिसीव की, तभी असिस्टेंट मोहन की आवाज आई। दृष्टि मैम, शशांक सर ने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा है, कल शाम को सीरीज शूटिंग की इनॉग्रेशन पार्टी रखी गई है और आप उसके लिए इनवाइटेड हो। एड्रेस आपको मैसेज कर दिया जाएगा। इतना कहकर मोहन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सावित्री काकी ने कहा कि दीदी, अभी तो हमारे 2 ही बच्चों की शादी हुई है। अब तो आपकी बची हुई पूरी जिंदगी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए खुशियों में ही निकलेगी। पर दीदी, मुझे तो इस देवांशी से बड़ा डर लगता है, जिसने इतनी सी उम्र में हमारे शिवम को लाइन पर ला दिया। वो आगे जाकर कितने बड़े बड़े कारनामे करेगी। देखना दीदी, ये जरूर इस धरती पर कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुई है। दृष्टि और रेखा जी दोनों सावित्री काकी की बात सुन हंस दिए। दृष्टि ने कहा, मम्मी जी, कल शाम को मुझे और नायरा को शूटिंग की इनॉग्रेशन पार्टी में जाना है। रेखा जी ने कहा, बेटा चले जाना, इसमें पूछने की क्या जरूरत है। दृष्टि ने कहा, मम्मी जी, आपको बताना जरूरी है, आप इस घर के बड़े हैं और जब आपको पता होगा कि आपकी बेटियां कहां पर है तो आपको इतनी टेंशन भी नहीं होगी। रेखा जी ने दृष्टि से कहा, ये तो बेटा तुम सच कह रही हो। तभी दृष्टि ने कहा, मम्मी जी, कल हम मार्केट चलेंगे शॉपिंग करने और आपको भी हमारे साथ चलना है, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। आप घर से तो बाहर निकलते ही नहीं हो। सावित्री काकी ने कहा, दीदी बिटिया ठीक ही तो कह रही है, कल बच्चों को हम देख लेंगे, और वैसे भी कल सुबह तक तो शिवम भी आ जाएगा। और इतना कहकर वो किचन की तरफ चली गई। दृष्टि का आज सूजी का गर्म गर्म हलवा खाने का मन था, तो उसने सभी के लिए सूजी का हलवा बनाया और हलवा के साथ गर्म गर्म अदरक वाली चाय बनाई। दृष्टि का सिर आज थोड़ा भारी हो रहा था, उसने इसलिए कड़क अदरक वाली चाय बनाई थी। उसके बाद दृष्टि ने रेखा जी और सावित्री काकी के लिए भी बोल में हलवा डाला और एक बड़ी सी ट्रे में उन्हें चाय के साथ रखकर हॉल की तरफ चली गई। उसने रेखा जी और सावित्री काकी दोनों को चाय के साथ हलवा दिया। रेखा जी ने कहा, वाह बेटा, सूजी के हलवा को देखकर मन खुश हो गया, और तुम्हारे हाथों से बने इस चाय और हलवा की तो बात ही कुछ और है। सावित्री काकी ने कहा, दीदी
वैसे हमारी बहू है सर्वगुण संपन्न, आजकल तो किसी को किचन के सामान के बारे में भी नहीं पता होता। वे तीनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए चाय और हलवा का आनंद उठा रहे थे। वो सभी हलवा खा ही रहे थे कि दादाजी ने बाहर से आते हुए कहा, दृष्टि बेटा, लगता है आप तो अपने दादाजी को भूल ही गए हो। उनके साथ नक्श भी था। उसने कहा, दादाजी आप भूलने की बात मत कीजिए, पहले देखो कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। दादाजी ने कहा, उल्लू के पट्टे, ये सूजी के हलवा की खुशबू है। मुझे भी इसे हर चीज के बारे में बताना पड़ता है। किसी दिन तो ये मुझे पागल ही कर देगा। मुझसे रास्ते में चलते हुए कह रहा था, पता है दादू, आप इतने हैंडसम हो, चार्मिंग हो, फिर भी दादी आपको क्यों छोड़कर चली गई। मैंने भी सोचा मेरी तारीफ कर रहा है तो कुछ अच्छा ही बोलेगा। मैंने पूछा, क्यों छोड़कर चली गई? पता है दृष्टि बेटा, इसने क्या कहा? दृष्टि ने कहा, क्या बोला दादू? इसने ये गधा कहता है कि मैं दादू इस छोटे से रास्ते में आपके साथ चलकर बोर हो गया, तो फिर दादी आपके साथ कैसे इतनी लंबी बोरिंग लाइफ जी सकती थी। दादाजी की बात सुनकर सब हंस पड़े। उसके बाद नक्श और दादाजी ने भी चाय और हलवा का आनंद लिया। अक्षिता के समझाने पर नैन्सी ने भी अपने सामान की पैकिंग कर ली थी। RSR सभी के साथ वहां से निकल गया था। नैन्सी और अक्षिता आदित्य की कार में थे, रोहन और विक्रम रुद्र की कार में थे। उनके साथ 20 to 25 लग्जरी गाड़ियां थी। आदित्य तो कार में हंसी मजाक करते हुए आ रहा था, पर नैन्सी बहुत ही कम बोल रही थी। रात के 2 बजे सभी RSR मेंशन पहुंच गए थे। नैन्सी को भी रात को RSR मेंशन में ही रुकना पड़ रहा था। नैन्सी ने कभी अपनी लाइफ में ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी जैसी उसने मेंशन के अंदर आते हुए देखी थी। उस मेंशन में चारों तरफ लाइट जगमगा रही थी। बड़ा सा गार्डन फ्लावर से लदा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्वर्ग में आ गई हो। नैन्सी ने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि इस धरती पर इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। नैन्सी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट देखी जा सकती थी और कोई उस मुस्कुराहट को देखकर उससे भी ज्यादा खुश हो रहा था। वो आदित्य था जो सामने लगे मिरर से नैन्सी को देख रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत सीधा आदित्य के दिल को छू रही थी। आदित्य उसके फेस को देखकर इतना तो समझ गया था कि वो लड़की खुली किताब है, जिसे ना तो अपने एक्सप्रेशन छुपाने आते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते आदित्य यही चीज नोटिस करते हुए आ रहा था। उसका कैरेक्टर आदित्य को बहुत ही प्यारा और स्वीट लगा था। उसने मन ही मन कहा, अब पता चला कि इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद आज तक उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। अब इस लिटिल खरगोश का ध्यान तो मुझे ही रखना पड़ेगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। RSR मेंशन में पहुंचने के बाद अक्षिता ने नैन्सी को उसका रूम दिखा दिया था और वापस आकर आदित्य से कहा, भाई ये गाड़ी में क्या चल रहा था? आदित्य ने मुस्कुराते हुए अक्षिता के दोनों गालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, माय लिटिल सिस्टर, ये तो अच्छी बात है कि जो भी गाड़ी में चल रहा था वो तुम्हें पता है और मुझे उससे कोई परेशानी भी नहीं है, पर दिक्कत ये है कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है ये मुझे नहीं पता। अक्षिता ने कहा, भाई मेरे गाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, नहीं तो ये बात मैं रुद्र भाई को बता दूंगी। आदित्य ने उसके गाल तो छोड़ दिए और कहा, जिसको तुम ये सब बताने की कह रही हो ना, इस प्लानिंग का मास्टरमाइंड वही है। अक्षिता ने कहा, मतलब इस सब के पीछे रुद्र भाई का हाथ है। आदित्य ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है, यही तो उसकी खासियत है। मुझे बताओ कि मैं आज ही होटल क्यों आता? क्या तुम्हें कभी इस बात का पता है? रुद्र ने मेरे पास फोन किया था और जब उसे पता चला कि मैं मुंबई में हूं तो उसने पता है मुझसे क्या कहा? अक्षिता ने कहा, क्या कहा भाई ने आपसे? आदित्य बोला, उसने कहा कि एक लड़की का प्रमोशन लेटर लेकर यहाँ 8 बजे पहुंच जाना और उस लड़की को तुम ही वो प्रमोशन लेटर दोगे। मैंने उससे कहा, इसकी कोई खास वजह? उसने कहा कि टाइम आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जब मैंने उस लड़की को पहली बार देखा तभी मुझे वो खास वजह पता चल गई थी। उसने मेरे लिए ऐसी लड़की की तलाश की जो मुझे देखते ही पसंद आ गई, और मैं पागल थोड़ी हूं जो रुद्र के इशारे को भी ना समझूं। तभी अक्षिता ने कहा, भाई अब उस प्रिशा का क्या होगा? प्रिशा का नाम सुनते ही आदित्य के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। क्या आदित्य को नैन्सी पसंद आ गई थी? अक्षिता ने किस लड़की के बारे में कहा था? कौन थी ये प्रिशा? क्या रिश्ता था उसका आदित्य से? क्या प्रिशा खड़ी करेगी कोई नई मुसीबत? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ प्लीज का। तभी अक्षिता ने कहा, भाई अब उस प्रिशा का क्या होगा?
प्रिशा का नाम सुनते ही आदित्य के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। प्रिशा आदित्य के किसी रिलेटिव की बेटी थी जो हमेशा से ही आदित्य के पीछे पड़ी रहती थी, पर आदित्य को वो सिरदर्द के अलावा कुछ नहीं लगती थी। पर उसके रविकेश शर्मा और रीना जी हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे कि प्रिशा अच्छी लड़की है, उससे शादी क्यों नहीं कर लेते तुम। पर आदित्य हमेशा उनकी बात टाल देता था। एक दिन रुद्र ने प्रिशा को देखकर आदित्य से कहा, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम इससे दूर ही रहना। बस फिर क्या था, उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बता दी थी। और जब जाकर रविकेश और रीना ने आदित्य का पीछा छोड़ा था, क्योंकि उन्हें अपने रुद्र पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था। और जब से उन्होंने विक्रम और रुद्र की वाइफ को देखा है, तब से उन्हें आदित्य के लिए बस संस्कारी बहू चाहिए। पहले तो वे लोग अपनी ही तरह हाई क्लास की लड़की ही आदित्य के लिए पसंद करना चाहते थे, पर रेखा जी ने उनसे कहा, जब पैसे की हमारे पास कमी ही नहीं है तो मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे आदित्य के लिए भी ऐसी ही कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जैसी हमारी नायरा और दृष्टि है। उनको भी ये बात समझ भी आ गई और अच्छी भी लगी। उसके बाद अक्षिता और आदित्य भी अपने अपने रूम में चले गए। रुद्र शॉवर लेने के बाद दृष्टि को अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह सभी रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी वहां देवांश देवांशी का हाथ पकड़कर वहां लेकर आया। शूर्या भी घुटनों के बल चलकर वहां आया था। सभी ने देवांशी का उतरा हुआ चेहरा देखा। तभी दृष्टि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बोली, क्या हुआ हमारी क्यूटी पाई को? देवांशी ने बोला, मम्मा चाचू। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसके बाद वो रोने लगी। नैन्सी तो इतनी छोटी बच्ची को बोलता देखकर हैरान थी। शिवम की शूटिंग बाहर थी जो 5 डेज में कंप्लीट होती, पर वो भी इतने दिन बाहर अपनी क्यूटी पाई के बिना नहीं रह सकता था। आज ही पिछले 6 मंथ्स में पहली बार था कि शिवम को बाहर तीसरा दिन था। अभी तक नैन्सी पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। दृष्टि देवांशियों को चुप करने लगी। तभी रेखा जी ने नैन्सी को बैठने के लिए कहा। रेखा जी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। वो समझ गई थी कि वो कोई स्पेशल लड़की है, क्योंकि RSR मेंशन में सिर्फ फैमिली ही अलाउड है। तभी उनका ध्यान आदित्य पर गया जो नैन्सी को देखकर मुस्कुरा रहा था। बस रेखा जी के लिए इतना ही इशारा काफी था। रेखा जी ने नैन्सी से कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, और उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी प्यारी बच्ची है। दृष्टि ने देवांशी को चुप करा दिया था। उसके बाद नायरा और दृष्टि भी कभी नैन्सी को देखती तो कभी मुस्कुराते हुए आदित्य को देखती। उन्होंने भी नैन्सी के पास जाकर उसका हालचाल पूछा। थोड़ी ही देर में उन चारों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। अक्षिता ने कहा, ब्रेकफास्ट करने के बाद हंस लेना मेरी भाभियों। नैन्सी ने सोचा अक्षिता उन दोनों को भाभी बोल रही है। पता नहीं अक्षिता के मुंह से भाभी शब्द सुनकर उसे भी कुछ अलग ही फील हो रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन किसी से छुप नहीं रहे थे। सभी नैन्सी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सभी ने ब्रेकफास्ट फिनिश ही किया था कि तभी किसी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। क्यूटी पाई उस आवाज को सुनकर देवांशी के आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो जल्दी से दृष्टि की गोद में से उतरकर तेजी से मेन दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। उसे ऐसे भागते देख सभी शॉक थे, पर सबसे ज्यादा शॉक नैन्सी और अक्षिता थी। सामने से भी कोई दौड़ कर आ रहा था। आज क्यूटी पाई के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसके चेहरे पर अपने चाचू के लिए सिर्फ प्यार झलक रहा था। शिवम दौड़कर अपनी क्यूटी पाई के पास आया और घुटनों पर बैठकर उसे अपने गले से लगा लिया। देवांशी शिवम के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर शिवम की भी आंखों में आंसू आ गए, जो बाहर इतनी एक्ट्रेस को रुला चुका था अपने रूड बिहेवियर के कारण। आज वो एक छोटी बच्ची के लिए रो रहा था। उन दोनों के इस प्यारे से मिलन को देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। नैन्सी तो उन दोनों को देखकर रोने ही लगी। बस यही तो उसकी मासूमियत थी कि वो दूसरों को दुखी भी नहीं देख सकती। आदित्य का तो मन कर रहा था कि नैन्सी को अपने गले से लगा ले, पर वो ये सब नहीं कर सकता था। दृष्टि ने नैन्सी को समझाते हुए कहा, इन दोनों का प्यार ऐसा ही है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिवम ने उसे कुछ देर गले लगाए रखा, पर जब उसने 10 मिनट बाद क्यूटी पाई को गले से हटाया तो वो प्यारी सी बच्ची सो चुकी थी। इसका मतलब वो 2 दिनों से अच्छे से सोई नहीं थी। अब उसे देखकर शिवम की आंखों से आंसू बहने लगे। शिवम को समझ आ गया था कि उसकी क्यूटी पाई उसके बिना 2 दिनों से सोई नहीं थी। अब उन दोनों को देखकर सभी बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। रुद्र भी सिर्फ बाहर वालों के लिए ही डेविल था। आज उस पर भी अपने 2 दिल के टुकड़ों को इतना दुखी नहीं देखा जा रहा था।
उसने जाकर शिवम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम्हें क्यूटी पाई इस हाल में देखेगी तो क्या उसे अच्छा लगेगा? शिवम ने अपने आंसू पोंछते हुए रुद्र से कहा, भाई अब मैं कभी भी ऐसे अपनी क्यूटी पाई को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना एक्टिंग कैरियर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। शिवम ने अपनी क्यूटी पाई के लिए इतनी बड़ी बात कह दी थी कि अब कोई उनके प्यार का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। रुद्र ने कहा, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बड़ी सी वैनिटी वैन इसके लिए स्पेशल ऑन ऑर्डर पर तैयार करवा दूंगा, पर तुम्हें भी उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा और तुम्हारी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। शिवम तो क्यूटी पाई को शूटिंग पर अपने साथ इमेजिन करके ही बहुत खुश हो गया था। शिवम ने रुद्र से कहा, आप दुनिया के सबसे प्यारे भाई हैं। उसके बाद शिवम देवांशी को अपने साथ अपने रूम में ही ले गया। रुद्र ने मास्क नहीं लगाया था, इसलिए नैन्सी को नहीं पता था कि वो ही RSR है। नैन्सी ने कहा, एक रुद्र जी है जिनके अपने भाई को परेशान देखकर खुद भी इतने दुखी हो गए, और एक वो RSR है जिनसे बात करने में भी आदित्य डरता है। शायद वो इन सब का बड़ा भाई होगा। तभी आदित्य ने रुद्र को कहा, यार हमारे सामने तो तू ऐसे ही रहा कर, तुझे उस RSR के रूप में देखकर तो मेरा हार्ट ही धड़कना बंद कर देता है। ये सुनते ही नैन्सी तो रुद्र को हैरानी से देखती ही रह जाती है। रुद्र उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, हेलो मिस नैन्सी, कहाँ खो गई आप? नैन्सी ने हड़बड़ाते हुए कहा, बॉस सर वो मैं। नैन्सी ने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम इस भीगी बिल्ली से डर रही हो, ये RSR थोड़ी है जो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। ये तो मेरे बचपन का यार रुद्र है, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं। तभी दृष्टि आदित्य की बात काटते हुए बोली, तुम्हें RSR से भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ में जो खड़ी हूं। दृष्टि की बात सुनकर रेखा जी जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि चलो RSR को डराने वाला कोई तो है इस घर में। रेखा जी की बात सुन सभी हंस पड़े। अब RSR में ऐसे ही हंसने और मजाक करने की आवाज आती ही रहती थी। दृष्टि ने रुद्र से कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है आज शाम की पार्टी के लिए, आप भी हमारे साथ चलो ना। उसने रुद्र को पहले ही पार्टी के बारे में मैसेज करके बता दिया था। दृष्टि ने अक्षिता और नैन्सी को भी शॉपिंग के लिए मना लिया था। क्या कोई नई मुसीबत मार्केट में उनका इंतजार कर रही है? क्या आदित्य नैन्सी को अपने दिल की बात बता पाएगा? क्या RSR को अक्षिता के बारे में भी पता है कि वो किससे प्यार करती है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर CEO सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माय यूट्यूब। आप भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलो ना, दृष्टि ने रुद्र से कहा। उसने रुद्र को पहले ही पार्टी के बारे में मैसेज करके बता दिया था। दृष्टि ने अक्षिता और नैन्सी को भी शॉपिंग के लिए मना लिया था। सभी ब्रेकफास्ट करने के बाद शॉपिंग के लिए निकल गए थे। दृष्टि तो सिर्फ रेखा जी के लिए ही शॉपिंग करना चाहती थी। वो सभी सबसे पहले ब्रांडेड साड़ी की शॉप पर गए। उन्होंने रेखा जी के लिए 4 साड़ी खरीदी। वे सभी साड़ियां वजन में हल्की और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल थी। वो सभी न्यू डिजाइन की ब्रांडेड साड़ियां थी। नैन्सी तो उनका प्राइस देखकर ही डर गई थी, क्योंकि नैन्सी ने आज तक 1000 रुपीज से महंगे कपड़े ही नहीं पहने थे। उसके बाद उन्होंने स्लीपर्स की शॉप पे से रेखा जी के लिए अच्छी सी सैंडल्स पसंद करी। रेखा जी ने भी सभी को अपने लिए भी पसंद करने को कहा। दृष्टि ने 3 से 4 जोड़ी स्लीपर्स और हाई हिल्स की सैंडल्स नैन्सी के लिए भी पसंद करी, पर नैन्सी ने उन्हें लेने से मना कर दिया। रेखा जी ने नैन्सी को समझाते हुए कहा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो और माँ अपनी बेटियों को कुछ भी दे सकती है, और तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे किसी भी चीज के लिए मना करो। उसके बाद रेखा जी ने नैन्सी को जबरदस्ती वो सैंडल्स उसके हाथ में पकड़ा दी। उसके बाद सभी ने छोटी मोटी चीजें खरीदी और सभी हंसी मजाक करते हुए मार्केट में घूम रहे थे। रेखा जी रुद्र और नायरा के साथ बच्चों के लिए टॉयज देख रही थी। दृष्टि और नैन्सी एक जगह पर बाहर बैठ गए थे। वहां एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर नैन्सी पर पड़ी और वो नैन्सी के पास आकर बोली, नैना ये तुम ही हो ना? नैन्सी ने उसे देखकर सिर झुका लिया। उस लड़की ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम्हारे टाइप के आइटम्स नहीं मिलते। नैन्सी ने कुछ नहीं कहा। उस लड़की ने आगे कहा, अभी तक भी तुमने ये सस्ते ही कपड़े पहने हैं। सस्ते कपड़े पहनने की आदत गई नहीं तुम्हारी। जब तुम्हें कुछ लेना ही नहीं है तो यहाँ करने क्या आई हो? नैन्सी ने कहा, वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। उस लड़की ने कहा, वो तो मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारी इतनी औकात कहाँ।
जो तुम यहाँ शॉपिंग करने आ सको। दृष्टि ने कहा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है किसकी औकात है यहाँ शॉपिंग करने की और किसकी औकात नहीं है। उस लड़की ने कहा, तुम दोनों लो क्लास स्टैंडर्ड की लड़की और मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे गवार लोग। इन जैसे लोगों को ऐसी ब्रांडेड जगह पर आने कौन देता है। दृष्टि ने उसे इग्नोर करते हुए नैन्सी से कहा, नैन्सी चलो यहां से। अपने आप को ऐसे इग्नोर होता देख वो लड़की गुस्से से लाल हो गई। तभी उस लड़की का हस्बैंड भी वहां आ गया। उस लड़की का नाम अंजलि था। अंजलि हाई क्लास फैमिली से आती थी। नैना को दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई थी। अंजलि उसकी क्लासमेट थी। उसको नैना से कॉलेज में बहुत जलन होती थी। अंजलि कभी भी उसे पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसे परेशान करती रहती थी। अंजलि ने कॉलेज के 4 साल कैसे कंप्लीट किए थे वो तो नैना ही जानती है। नैना ने उससे परेशान होकर अपना नाम तक चेंज कर लिया था। अंजलि को देखते ही उसे अपने कॉलेज की फाइनल ईयर की वो घटना याद आ गई जिसकी वजह से उसने अपना नाम चेंज किया था। अंजलि ने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने तुम्हें अपनी एक क्लासमेट के बारे में बताया था ना, जिसका नाम नैना था, उस इंसिडेंट के बारे में बताया था ना। उसके हस्बैंड ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, 1 नाइट स्टैंड वाली। अंजलि ने नैन्सी की तरफ इशारे करते हुए कहा कि ये है वो लड़की नैना। उसके हस्बैंड की बात सुनकर नैन्सी के आंखों से आंसू छलक गए। अंजलि से उसके हस्बैंड ने कहा, ये अब भी 1 नाइट की बुकिंग लेती है। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी एक जोर का थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। उस थप्पड़ से उसे कुछ देर के लिए सुनना बंद हो गया। ये थप्पड़ और किसी ने नहीं बल्कि दृष्टि ने उसे मारा था। उस आदमी का नाम पुलकित मित्तल था। वो मित्तल फैमिली का दूर का रिलेटिव था। वो हर जगह मित्तल फैमिली का नाम ही यूज करता था। अंजलि ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किस पर हाथ उठाया है। तभी एक तमाचा उसके गालों पर भी पड़ता है। पुलकित दृष्टि को वार्निंग देते हुए कहता है, तो कोड़ी की लड़की, तुम्हें पता नहीं है तुमने किस पर हाथ उठाया है। अंजलि ने कहा, आज तुम्हें मित्तल खानदान की बहू पर हाथ उठाना बहुत महंगा पड़ने वाला है। नैन्सी ने कहा, दीदी आपको ऐसे गंदे लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। दृष्टि ने कहा, अगर ऐसे गली के कुत्तों को हम अपने सिर पर बिठाएंगे तो वो हमें ही काटेंगे। पुलकित ने कहा, यू बिच, और अपना हाथ दृष्टि को मारने के लिए उठाया। तभी उसका हाथ किसी ने बीच हवा में ही पकड़ लिया। पुलकित का हाथ पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि ब्लैक मास्क पहने एक आदमी था। उसे देखकर नैन्सी के मुंह से धीरे से निकला RSR। सिर्फ दृष्टि को ही ये आवाज सुनाई दी। रुद्र टॉय शॉप में अंदर बच्चों के लिए खिलौने देख रहा था। तभी एक सेल्स गर्ल ने रुद्र से कहा, सर बाहर दोनों मैडम्स को कोई परेशान कर रहा है। उस सेल्स गर्ल ने उन लड़कियों को रुद्र के साथ देख लिया था। जब उसने बाहर से शोर आने की आवाज सुनी तो उस सेल्स गर्ल ने बाहर जाकर देखा कि उन लड़कियों को कोई परेशान कर रहा है। तब जाकर उस सेल्स गर्ल ने जल्दी से रुद्र को उनके बारे में बताया। रुद्र जल्दी से दौड़कर बाहर आया तो उसने देखा कि एक आदमी दृष्टि को थप्पड़ मारने वाला है। उसने जल्दी से जाकर उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। पुलकित ने RSR को देखकर कहा, छोड़ो मेरा हाथ, तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं। RSR ने कहा, अच्छा जरा मुझे भी तो पता चले कि कौन हो तुम। इतना कहते ही RSR ने उसकी कलाई अपने हाथ के जोर से डिसलोकेट कर दी। अब पुलकित दर्द से कांप रहा था। वो मॉल मित्तल फैमिली का ही था। उसने दर्द में चिल्लाते हुए नवीन को फोन लगाया। उसने RSR को डराने के लिए फोन की डिस्प्ले पर कॉन्टैक्ट नंबर RSR को दिखाते हुए कहा, अभी तक तूने मेरी पावर देखी, कहाँ है? फोन कनेक्ट होते ही पुलकित ने नवीन से कहा, सर किसी ने हमारे मॉल में आकर बदतमीजी की है। उसने मेरा हाथ भी फ्रैक्चर कर दिया है। नवीन ने उससे कहा कि कौन है वो? पुलकित कुछ कहता उससे पहले RSR ने फोन उसके हाथ से छीन कर कहा, मैं 5 मिनट्स में तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं, टॉय सेक्शन के सामने। इतना कहकर रुद्र ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उस आवाज को सुनते ही नवीन की तो हालत खराब हो गई। ये डेविल तो किसी दिन मुझे मार कर ही छोड़ेगा। नवीन RSR की आवाज पहचान गया था। उसे ये तो पता लग गया था कि उसी के मॉल में कोई पंगा जरूर हुआ है। वो उस मॉल के कॉन्फ्रेंस रूम में एक जरूरी मीटिंग में था। उसने मीटिंग को पोस्टपोन किया और जल्दी से भागता हुआ बाहर निकल गया। उसके पीछे 10 to 12 बॉडीगार्ड्स भी दौड़ रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने नवीन से पूछा, बॉस आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नवीन ने गुस्से में उन पर्सनल बॉडीगार्ड से कहा,
अबे सालों में घबरा नहीं रहा, मेरी फटी पड़ी है। तुम्हारे बिग बॉस ने मुझे 5 मिनट में टॉय सेक्शन में बुलाया है। टॉय सेक्शन यहाँ से 600 मीटर दूर है। नवीन की बात सुनकर अब उन गार्ड्स की भी हालत खराब हो गई। आखिर क्यों भाग रहा था नवीन? क्या वो आरएसआर से डरता है? क्या नवीन आरएसआर के पास 5 मिनट में पहुंच जाएगा? क्या है नैन्सी का पास्ट जो कि नैन्सी इस घटना से इतना क्यों घबरा रही थी? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनियर सीईओज सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई। नवीन ने मीटिंग को पोस्टपोन किया और जल्दी से भागता हुआ बाहर निकल गया। उसके पीछे 10 to 12 बॉडीगार्ड्स भी दौड़ रहे थे। नवीन 5 मिनट से कुछ सेकंड पहले ही वहां पर आ गया था। पुलकित और अंजलि ने उसे दूर से ही आते हुए देख लिया था। नैन्सी इस सिचुएशन के लिए मन ही मन खुद को जिम्मेदार मान रही थी। उसने मित्तल फैमिली के बारे में सुना था। वो देश की पावरफुल फैमिली में से एक थी। नवीन को आते देखकर पुलकित दौड़कर नवीन के पास गया। उसे लगा था कि नवीन उसके कहने पर वहां आया है। पुलकित ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉस, उस आदमी ने मेरा हाथ तोड़ दिया। उसने इतना कहा ही था कि एक पर्सनल गार्ड ने उसके गाल पर खिंचकर थप्पड़ मारा और उसे कॉलर से पकड़ घसीटते हुए आरएसआर के सामने ले गया। सभी गार्ड्स घुटनों पर बैठ गए और नवीन अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। वहां ये सब होता देखकर अंजलि के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। नैन्सी ने उसे देखा तो उसे आदित्य की याद आ गई, क्योंकि आदित्य ने भी ऐसे ही आरएसआर के सामने सिर झुकाया था। उसे समझ में आ गया कि इनका मित्तल फैमिली से भी कोई कनेक्शन है। अब जाकर उसने राहत की सांस ली थी। दूसरी तरफ एक आदमी लीडर को गलियां दे रहा था। उसने कहा, विनोद राणा, तुमसे एक काम भी ठीक तरीके से नहीं हुआ। तुम अब तक उस लड़की का पता नहीं लगा पाए। मन तो कर रहा है तुम्हें अभी जान से मार दूं, पर तुमने इतने सालों से मेरे साथ पूरी तरह वफादारी निभाई है, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। विनोद राणा ने कांपते हुए कहा, मैंने अब भी आपका काम पूरी वफादारी से किया है, पर हम गलती से ऐसे तूफान से टकरा गए जिसका कोई अंत ही नहीं है। उस आदमी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी विनोद राणा ने कहा, बॉस, उस लड़की के लिए मैंने पूरी दिल्ली छान मारी, पर मुझे उसका कुछ नहीं पता चला। दिल्ली में सिटी से बाहर सिर्फ एक मेंशन बचा था और मैंने गलती से अपने आदमियों से उस मेंशन पर नजर रखने के लिए कहा और वहीं से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया। उस बास ने कहा, किसका था वो मेंशन जिसने हमसे टकराने की कोशिश की? विनोद राणा ने कहा, बॉस, वो आरएसआर का मेंशन है। उस नाम को सुनते ही बॉस की सांस गले में ही अटक गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके हाथ पैर थरथराने लगे। उस बॉस ने कहा, कहीं तुमने उससे दुश्मनी तो मोल नहीं ले ली? मैं आज ही उस लड़की को तलाश करने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं। उसने किसी को फोन किया और कहा कि हम उस लड़की को नहीं खोज पाए। दूसरी तरफ से आवाज आई कि तुम चाहो तो कुछ भी हमसे मांग सकते हो, पर वो लड़की हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। बॉस ने कहा, तुम हमारी जान की क्या कीमत लगा सकते हो? बॉस का नाम दर्श ठाकुर था। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। दर्श ठाकुर ने कहा, उस लड़की के चक्कर में एक डेविल हमारे पीछे पड़ गया है। दूसरे आदमी ने कहा, कौन डेविल? दर्श ने कहा, आरएसआर। उस नाम को सुनकर दूसरे आदमी के हाथ पैर सुन पड़ गए। उसने डरते हुए कहा, इसका मतलब वो भी आ सकता है? उस आदमी ने कहा। दर्श बोला, मुझे भी उसी का डर है। अगर इस बार वो वापस आया तो समझो माफिया इसके हर जाने की भरपाई कभी जिंदगी में भी नहीं कर पाएगा। और बात रही उस लड़की की, तो तुम भी उसे भूल जाओ, क्योंकि अगर हम में से कोई भी दोबारा आरएसआर से गलती से भी टकरा गया तो उसका आना तय है। और समझो, फिर सबकी बर्बादी शुरू। इतना कहकर दर्श ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मॉल में नवीन रुद्र के सामने सिर झुकाए खड़ा था। पुलकित और अंजलि तो बस उस आदमी के बारे में ही सोच रहे थे कि इसकी क्या पहचान हो सकती है। तभी आरएसआर ने पुलकित की तरफ देखते हुए कहा, जो कि नीचे जमीन पर पड़ा था, कहाँ है तुम्हारी पावर? अब उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। तभी नवीन ने उसे लात मारते हुए पूछा कि क्या हुआ था। पुलकित ने डरते हुए कहा, सर, मेरी वाइफ की क्लासमेट से कुछ बहस हो गई थी। उसने दृष्टि की तरफ इशारे करते हुए कहा कि उस लड़की ने बीच में आकर मुझे और अंजलि को थप्पड़ मारा। मैंने उसे मित्तल फैमिली के बारे में भी कहा था, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैंने भी जैसे ही उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी नवीन ने खींचकर उसे थप्पड़ मारा। नवीन ने कहा, बेवकूफ आदमी, वो मित्तल फैमिली की बेटी है। ये सुनकर तो वो दोनों कांपने लगे।
अगर माँ और पापा को इस बात का पता लगा तो वो मेरी खाल खींच लेंगे और दादाजी तो मुझे गोली ही मार देंगे। वो दृष्टि के पास गया और बोला, आप ठीक तो है? दृष्टि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी चिंता है या अपनी? जाहिर सी बात है, मुझे अपनी चिंता है। तुम्हें बचाने के लिए तो आरएसआर है, मुझे कौन बचाएगा? आरएसआर का नाम सुनकर तो पुलकित के तो होश ही उड़ गए। वो इस देश के सबसे पावरफुल आदमी को पावर की धमकी दे रहा था और वो लड़की आरएसआर से रिलेटेड है और मित्तल फैमिली की बेटी। मैंने क्यों कभी इसके बारे में नहीं सुना? अब तो पुलकित अपना सिर जमीन ऐसे लगाकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी नवीन ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसका दूसरा हाथ भी तोड़ दो, इसे भी तो अपनी वाइफ का कैरेक्टर पता चलना चाहिए। तभी रेखा जी, नायरा और अक्षिता भी टॉय सेक्शन से बहुत सारे टॉयज लिए बाहर आ गए। तभी नवीन ने रेखा जी के पैर छूते हुए कहा, मामी जी नमस्ते, और फिर उसने नायरा और अक्षिता को गले लगाया। उसके बाद उसने धीरे से रेखा जी के कान में कहा, मामी वो क्यूट सी लड़की कौन है? रेखा जी ने उसके कान में कहा कि ये तेरी होने वाली भाभी है और इससे ज्यादा तू आदित्य से पूछना। नवीन ने रोते हुए फेस बनाकर एक्टिंग करते हुए कहा, मामी मैं आदित्य से बड़ा हूं और आपने लड़की उसके लिए ढूंढी। रेखा जी ने उसके कान पकड़कर कहा, धीरे बोल, अभी उसे कुछ नहीं पता है और जब तू फ्री होगा घर आ जाना, तुझे तेरी दृष्टि भाभी सब बता देंगी। उसके बाद वे सभी वहां से चले गए और गार्ड्स ने पुलकित का दूसरा हाथ भी फ्रैक्चर कर दिया और उससे कहा कि तेरी किस्मत है कि जो तू लेडी बॉस पर हाथ उठाकर भी बच गया। उसके बाद वो बॉडीगार्ड्स भी वहां से चले गए। अंजलि तो नैन्सी के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर जल रही थी। उसने मन ही मन अपने आप से कहा कि जिस दिन मुझे ये नैना दोबारा मिलेगी, उस दिन मैं इससे अपनी आज की हुई इंसल्ट का हिसाब करूंगी। सभी आरएसआर मेंशन पहुंच गए थे। विनोद राणा ने दर्श ठाकुर से कहा, बॉस आप किसके बारे में बात कर रहे थे? दर्श ने कहा, मैं उस मॉन्स्टर का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहता। तुम्हें क्या लगा सब आरएसआर से खौफ क्यों खाते हैं? क्योंकि उसके पीछे दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है। आज से 3 साल पहले उसने ऐसा कहर बरसाया था कि जिसके बारे में सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए। अब तुम गलती से भी आरएसआर से मत टकराना। आज तक भी जिसने उसे देखा है वो जिंदा नहीं बचा। अब तुम उस लड़की को भी भूल जाओ और उस आरएसआर को भी। आगे से कभी भी मैं तुम्हारी जुबान पर उसका नाम ना सुन लूं। अब तुम भी कुछ महीनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। आखिर कौन था एमआरआरएसआर के पीछे? क्या कोई आरएसआर और मिस क्वीन से भी पावरफुल आदमी है? वो पावरफुल आदमी क्यों आरएसआर की मदद करता है? आखिर क्यों पूरी दुनिया उसके नाम से कांपते हैं? उसे सब मॉन्स्टर क्यों बुलाते हैं? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट वाइफ सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल नितेश नोवेल राइटर और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई स्टोरी बिलियनेयर सीईओ सीक्रेट।